स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष एंड यू आर वाचिंग अ स्पेशल सीरीज ऑन ईरान्स इंडियाज कनेक्ट। देखिए, ये तो बहुत लोग जानते हैं कि अब ईरान में एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। द ईरान प्रेसिडेंट हैज बीन गॉन मिसिंग और उसके बाद द होल ऑफ द मिडिल ईस्टर्न सेक्शन एंड द मिडिल ईस्टर्न वर्ल्ड is now questioning the motives of Iran and Palestinian relationship कि ईरान इतना ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट तरीके से, प्रो इस्लामिक तरीके से पैलेस्टीन के मुद्दे पर कैसे सामने आया है और अब इजराइल उसके निगाहों के सामने है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस एज चेंजिंग डायनामिक्स इन मिडिल ईस्ट, बट नॉट मेनी पीपल अंडरस्टैंड फ्रॉम इट्स हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि आयतोल्लाज जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर्स हुआ करते हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी किया, वहां के ईरानियन डायनेस्टी को हटाया भी और फिर एक थियोक्रेसी लाई। आयतोल्ला, द फर्स्ट सुप्रीम लीडर रुहोल्ला खामिनी का इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है और इंडिया की परछाई ईरान पर कैसे पड़ती है? ईरान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया के साथ कब से हैं? ऑल ऑफ दीज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस विल ट्राई टू डीमिस्टिफाई इन दिस सेशन ऑफ Ayatollah's connect with India. Now, something about Iran particularly and something about the Ayatollahs, because थोड़ा बैकग्राउंड देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आयतोल्लाज की एक प्रकार से 1979 में ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन होती है, जहां पर मोहम्मद रेजा पहलवी, जो पहले से ईरान के डायनेस्टीज के शाह हुआ करते थे, वहां के रूलिंग मोनार्क हुआ करते थे, उनको हटाया गया। This revolution was totally what you call as a religious revolution. लोग वाइट रेवोल्यूशन को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वाइट रेवोल्यूशन वॉज बॉट बाय मोहम्मद रेजा पहलवी, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट हियर। और रेजा पहलवी शायद ईरान को एक लिबरल वेस्टर्न डेमोक्रेसी के तहत या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तहत गवर्न करना चाहते थे। क्लेरिक्स को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी, वहां के उलेमाज और प्रीस्ट्स को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। तब 1979 में आयतोल्ला, जो कि सुप्रीम लीडर के नाम से कहे जाते हैं, उन्होंने तख्ता पलट किया। पहले वो खुद एग्जाइल में थे और उसके बाद जब वो एग्जाइल से वापस आते हैं, वो ईरान को एक थियोक्रेसी में चेंज करते हैं, यानी कि वो देश जो धर्म के आधार पर चलता है। नाउ आफ्टर दिस रेवोल्यूशन पर्टिकुलरली सुप्रीम लीडर्स जो आयतोल्लास थे, वो बनने लगे एज द होल एंड सोल ऑफ ईरान और उनके नीचे प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स एंड रेटिन्यू ऑफ मिनिस्टर्स बनने लगे। सो आयतोल्लास विल नेवर बी गोइंग एनीवेयर। सो वन आफ्टर द अदर क्लेरिक एक दूसरे को नॉमिनेट कर रहे थे और इसी में जो सबसे पहले आयतोल्ला थे, जो सबसे पहले सुप्रीम लीडर थे, रुहोल्ला खोमेनी, उनका भारत के साथ एक बहुत ही क्लोज रिलेशन रहा। इस पहलू को हमें जानना है। Now, what was that relation about? Coming to Ruhollah Khomeini's background. Now, Ruhollah Khomeini used the surname or used the epithet of Hind. जब भी रुहोल्ला खोमेनी कुछ लिखते थे, लिरिक्स में लिखते थे, यानी कि अपनी राइटिंग्स में लिखते थे, तो वो पेन नेम अल हिंद भी यूज किया करते थे। पोएम्स में हो या राइटिंग्स में हो, हिंदी का यूज एज नॉट एज अ लैंग्वेज बट एज अ नेम वो यूज किया करते थे। ये बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन मार्क डालता था दैट व्हाट Ruhollah Khomeini has to do with हिंद और हिंदुस्तान। द सेकेंड थिंग जो इनके इंडिया के कनेक्शन को उजागर करता था वो दूसरा था दैट इंडिया वॉज वेरी क्विक टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ न्यू ईरान इन द सेंस 1979 के बाद जो नया ईरान आया उभर कर, उनके साथ इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन गवर्नमेंट का बहुत जल्दी घनिष्ठ संबंध बना। That was the second thing. And the third instance was that Pakistan was not too very happy with Shia clerics ruling Iran. So ये जो तीसरी चीज थी कि शिया धर्म के या शिया पंथ के, मैं पंथ कहना चाहूंगा, धर्म इस्लाम ही है, इस्लाम में दो पंथ हैं, शिया एंड सुन्नीस, उसका भी ईरान की पॉलिटिक्स के साथ बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। विल ट्राई टू सी दैट बैकग्राउंड एज वेल। सो पाकिस्तान वॉज नॉट वेरी हैप्पी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 1980s, जब ईरान में शिया क्लेरिक, पर्टिकुलरली रुहोल्ला खोमेनी सुप्रीम लीडर बनकर आ रहे थे, आयतोल्ला बनकर आ रहे थे। ये पाकिस्तानियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नाउ these three pointers were the pointers that made it very important to see the background that Ayatollah shared, the first Ayatollah shared with India. So the background is as such, grandfather.
तो आयतुल्ला के जो ग्रैंडफादर थे या रुहुल्लाह खोमेनी के जो ग्रैंडफादर थे, सैयद अहमद मुसावी हिंद। सैयद अहमद मुसावी हिंद वॉज बॉर्न फ्रॉम बाराबंकी। बाराबंकी के पास में एक कितनूर नाम की एक छोटी सी गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ। एंड फ्रॉम देयर ही सॉर्ट ऑफ माइग्रेटेड टू इराक, नॉट ईरान ऑल्सो बट टू इराक। So he comes from बाराबंकी area of अवध। At that point of time उत्तर प्रदेश नहीं हुआ करता था, अवध कहा जाता था। उत्तर प्रदेश अवध, बुंदेलखंड, बागेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलाकर बना हुआ है, राइट। मेरठ वाले एरिया को भी अगर आप जोड़ें तो दैट एरिया, बाराबंकी की जो अवध की एरिया थी, जो पुराने जमाने में अवध डायनेस्टी के अंदर हुआ करती थी, उस एरिया से आते थे सैयद अहमद मुसावी हिंद, जो कि रुहुल्लाह खोमेनी, हु इज द फर्स्ट आयतुल्ला ऑफ ईरान, उनके ग्रैंडफादर। नाउ दैट इज अ वैलिड कनेक्शन, फाइन, बट इससे क्या साबित होता है? दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। द सेकंड थिंग इज दैट ही माइग्रेटेड फ्रॉम अवध इन 1830। दिस टाइम पीरियड इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, इसलिए थोड़ा हम इसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहे हैं कि ये ऐसा टाइम पीरियड था क्यों कि 1830 में उन्हें माइग्रेट करना पड़ा। एंड दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके जहन में जरूर आ रही होगी कि सर ग्रैंडफादर हैं तो क्या हुआ, व्हाट अबाउट फादर? सो फादर वाज असैसिनेटेड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन रुहुल्लाह खोमेनी वाज जस्ट सेड टू बी अबाउट 5 years। तो जब वो 5 साल के थे तब उनके फादर का असैसिनेशन हुआ था, विच ही वाज नॉट अवेयर अबाउट, एंड एलिजिडली इट वाज डन बाय द रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ ईरान। तो ईरान में जो पहलेवी सरकार हुआ करती थी या पहलेवी मोनार्की हुआ करती थी, उनके लोगों ने assassination किया, ऐसा allegedly बताया जाता है। Now with this context let us move ahead. So what happens with that? So अवध से इराक और फिर बाद में ईरान माइग्रेशन क्यों, ये माइग्रेशन क्यों हो रहा है? Before I come to that migration, I want to tell you about a very important subject, and that too which is related to your preparation. I know that most of us who are seeing this channel as well as seeing this video are all preparing for UPSC civil services, or you are preparing for PCS, public service commissions, state public service commissions, and you are preparing for other related exams जहां पर आपको history, geography, polity, economy, science and tech की knowledge जरूरी है। For all those who are there, who are watching this video intently, for you particularly, Study IQ की ये special sale offer है in the month of May. Now this offer will be lasting till 31st May. A special price of 27,999 of batch which is P2I batches. Now P2I batches are prelims to interview batches, जो कि आपको prelims, mains और interview तीनों की तैयारी करवाएगी। After you have cracked prelims, we will call you again for an offline session. और offline session से ये भी याद आ रहा है that we have our permanent offline sessions, all the offline session like prelims भी, mains भी, interview भी, सबकी sessions offline अगर आपको करनी है, दिल्ली में हैं आप, तो आप करोल बाग में हमारे सेंटर पर जा सकते हैं। In both the cases, if you want to get heavy discounts on your admissions in P2I batches or in any of the Study IQ batches, don't forget to use the code ASHLIVE. When you use the code ASHLIVE, you get the maximum discount which is possible there, ठीक है? और साथ ही साथ you get also a set of 18 books with this, so your sources are settled। तो आपको कोई sources extra लेने नहीं पड़ेंगे, कोई किताबें आपको extra reference material extra आपको लेनी नहीं है। You will settle with this books itself, right? So more about that at the end of the session. Let me come to the next topic कि मैंने आपको कहा कि ये माइग्रेशन क्यों हो रहा था और रुहुल्लाह खोमेनी का इंडिया से इसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ा था। देखिए, इंडिया से ईरान या ईरान से इंडिया ये कोई पहली दफा नहीं था। दिस कनेक्शन इज नॉट न्यू, दिस कनेक्शन इज एज ओल्ड एज मिडीवल इंडिया कनेक्शन। तो होता यह है कि मुगलों के टाइम पीरियड से इंडिया से लोग ईरान में जा रहे थे, ईरान से लोग इंडिया में आ रहे थे। पर्टिकुलरली अगर मैं मुगल्स की बात करूं, सो हुमायूं फॉर द फर्स्ट टाइम वेंट फ्रॉम इंडिया। हालांकि हुमायूं के फादर बाबर जो है वो फरगाना से इंडिया में आए और उसके बाद हुमायूं यहां पर बैटल लड़कर हारने के बाद वापस ईरान जा रहे थे। वही ईरान जहां पर सैफविड डायनेस्टी हुआ करती थी, जो शियाओं की डायनेस्टी हुआ करती थी। माइंड यू, मैं आपको शिया और सुन्नी का फर्क भी समझाऊंगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इंडिया एंड ईरान हैज अ वेरी क्लोज कनेक्शन, एंड पर्टिकुलरली हियर इन द केस विद ayatollahs. So India and Iran have a close connection because of the Shiite faith in Islam. तो इस्लाम में जो Shiite faith होता है,
ईरान उसकी सरपरस्ती करता है। ईरान इज पर्टिकुलरली एन अनडिक्लेयर्ड हेड ऑफ द शियाज ऑफ द होल वर्ल्ड। दैट स्टार्टेड विथ सैफेविड डायनेस्टी। तो 16th सेंचुरी में जो सैफेविड डायनेस्टी हुआ करती थी, शाह इस्माइल ने पर्टिकुलरली ईरान को पूरे के पूरे तरीके से सुन्नी से शिया में कन्वर्ट कर दिया। और यही टाइम पीरियड था जब हुमायूं भी ईरान जा रहे थे पनाह मांगने। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुमायूं को भी कन्वर्ट होना पड़ा था फ्रॉम सुन्नी टू शिया। सो हुमायूं भी कन्वर्ट होते हैं। हुमायूं के बाद बैरम खान भी इंडिया आते हैं, बीइंग द रेजेंट ऑफ अकबर, एंड ही आल्सो इज अ शिया। अब्दुल सामद भी आते हैं, ही इज आल्सो अ शिया। फैजी भी आते हैं, ही इज आल्सो अ शिया। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ शिया इनफ्लक्स इन मुगल इंडिया अलोंग विथ अकबर। अकबर हालांकि सुन्नी धर्म को ही अपनाते हैं, बट he is not shy from taking Shia clerics, he is not shy from taking Shia accountants, generals and generalship. So मुगल अथॉरिटी में शिया और सुन्नी दोनों को महत्व दिया जा रहा था। इसका जीता जागता उदाहरण आयतुल्ला ही है। आयतुल्ला का एक सीधा सीधा कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है? I'll come to that. So I've told you about the Shia connection that we had from medieval time periods. In fact, मैंने हुमायूं का मकबरा भी आपको इसलिए दिखाया बिकॉज मोस्ट ऑफ इट वॉज बिलीव टू बी हैव मेड बाय द पर्शियन मेजन्स। सो पर्शियन कारीगर्स थे जिनको अकबर यहां पर ला रहे थे और उन्हीं के थ्रू ये आर्किटेक्चर्स बन रहे थे। नए फॉर्म ऑफ राइटिंग्स, रीडिंग्स एंड आर्किटेक्चर्स वाज कमिंग विच वाज क्विंटेसेंशियल, पूरा का पूरा पर्शियन इन ओरिजिन था। अब इससे बाद क्या होता है कि खोमेनी के ग्रैंडफादर फिर इंडिया से जाते क्यों है, राइट? रीजन जो है वो कहीं ना कहीं शिया और सुन्नी डिवाइड में है। अब शिया और सुन्नी डिवाइड के बारे में थोड़ा सा हमें जानने की जरूरत है बिकॉज ये हमारा बैकग्राउंड क्लियर करेगा। बहुत सारे दर्शकों को ये बैकग्राउंड पता होगा, फिर भी मैं जस्ट टू क्लियर द न्यू एंट्रेंट्स इनटू द सिविल सर्विस प्रिपरेशन, दे माइट नो। सो शिया और सुन्नी का डिवाइड पर्टिकुलरली प्रॉफेट मोहम्मद के सक्सेशन को लेकर होता है। सुन्नी पक्ष के लोग ये मानते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद का सक्सेशन जब हुआ, जब उनकी डेथ हुई 632 में, और उसके बाद में जो सक्सेशन होने शुरू हो गए, वो सक्सेशन फैमिली में नहीं होना चाहिए था, वो कंसेंसस के थ्रू होना चाहिए था। शिया पक्ष के लोग, जिनको शियाइट अली भी कहा जाता है, फॉलोअर्स ऑफ अली, उनका मानना यह था कि प्रॉफेट मोहम्मद के कजिन और उनके सन इन लॉ हजरत अली को नेक्स्ट प्रॉफिट बनना चाहिए था और उनके आगे 11 जो डिसेंडेंट्स थे उनको भी बनना चाहिए था। तो प्रॉफिट की लीनिएज उनकी फैमिली में ही होनी चाहिए थी, ये शियाओं का मानना है। और इसी को लेकर दोनों पक्षों में द्वंद्व होता है, युद्ध होती है, एंड फ्रॉम दैट टाइम पीरियड ऑनवर्ड्स, सो आप कह सकते हैं फ्रॉम द मिड ऑफ 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, सो इस्लाम के राइज के साथ ही, इस्लाम के उद्भव के साथ ही ये डिविजन पैदा होता है। ऑलमोस्ट फ्रॉम द एंड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद्स टाइम पीरियड 632 के बाद से, मिड ऑफ द 7th सेंचुरी के बाद से ये दोनों पक्ष बढ़ जाते हैं। अब इसका सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, भारत के ऊपर कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ रहा था, सिवाय इसके कि हाँ, दो पक्ष थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया, सैफेविड डायनेस्टी ईरान में शियाओं का दबदबा 16वीं सदी में लाकर रखती है, 16th सेंचुरी। तो उस टाइम पीरियड पर ये दबदबा आ रहा था। मुगल्स वर born as Sunnis, but they also preferred Shia in their administration, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है अवध की डायनेस्टी, और वहीं पे आते हैं हमारे अयतुल्लास। सो अवध की डायनेस्टी यूज्ड टू बी अंडर सादत बुरहानुल मुल्क, जो कि एक शिया हुआ करते थे, और उनके अंदर अवध की सूबेदारी दे दी गई ड्यूरिंग द लेट मुगल टाइम पीरियड्स, पर्टिकुलरली एट अराउंड 724। सो 1724 में सादत बुरहानुल मुल्क अवध की कमान संभाल रहे थे एज अ सूबेदार। जब वो ये काम कर रहे थे तो वो एक शिया थे, और शियाओं का एक प्रकार से दबदबा अवध में आने लगा। ये वक्त था 1720s का, 1724 का, और उसके बाद शिया फॉलोअर्स अवध में बढ़ना शुरू हो गए। हालांकि ज्यादातर अवध में सुन्नीज ही रहा करते थे, फिर भी खोमेनी के ग्रैंडफादर को इंडिया छोड़ना पड़ा। सैयद अहमद मुसावी अल हिंद की मैं बात कर रहा हूं, उनको इंडिया छोड़ना पड़ा। इसका कारण क्या है? इसका लगभग जातीय कारण यह था कि उन्हें करबला विजिट करना था। करबला जहां पर शिया और सुन्नी की युद्ध होती है, और जहां पर बहुत बड़ा एक प्रकार से मौजलम भी है एंड रेस्टिंग प्लेस ऑफ इमाम अली भी है। तो उन्हें इराक में नजफ में करबला जो है वहां पर उन्हें विजिट करना था, तो वहां पर गए। ये तो उनके ऑफिशियल ऑटोबायोग्राफी में लिखी बातें हैं, बट
ऑन द अदर हिस्टोरिकल अकाउंट्स, इफ यू गो एंड स्क्रैच द सरफेस, ज्यादातर ये बताया जा रहा था दैट शियाज वर नो लॉन्गर वेलकम इन इंडिया। अब शियाओं का दबदबा मुगलों के बाद ब्रिटिशर्स के आने के साथ खत्म होता चला जा रहा था। So from 1724 when Shia dynasty came in Awadh till 1850s की ये बात है, जब अवध डायनेस्टी भी खत्म हो रही थी एंड थैंक्स टू ब्रिटिशर्स वो खत्म हो रही थी, तब शियाओं का दबदबा खत्म होने लगा। सुन्नी फंडामेंटलिज्म इंडिया में बढ़ने लगा, सुन्नियों का दबदबा इंडिया में बढ़ रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही हैड टू फेस प्रेशर्स। ऐसा कैसे होता है? द रीजंस लाई इन द चैप्टर ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स दैट यू स्टडी। तो बहुत सारे सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स, जब आप मॉडर्न इंडिया का सिलेबस पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर पढ़ते हैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, राइट। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में आप बहुत सारे इस्लामिक मूवमेंट्स पढ़ते हैं। जितने भी आप इस्लामिक मूवमेंट पढ़ते हैं, चाहे वो सैयद अहमद बरेलवी का हो, देवबंदी मूवमेंट, चाहे वो शाह वलीउल्लाह का हो, मिर्जा गुलाम अहमद कादियाल का अहमदिया मूवमेंट, हाजी शरीयतुल्लाह का टीटू मीर मूवमेंट इन ईस्टर्न बंगाल, आप जो भी मूवमेंट पढ़ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक मूवमेंट्स इन द कैटेगरी ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, दे वर ऑल सुन्नी लेड मूवमेंट्स, राइट। एंड दैट वाज द रियल रीजन। इसी टाइम पीरियड पर हो रहा है ये सारे मूवमेंट्स, बकायदा 1820s से लेके 1850s 1860s के बीच में हो रहे हैं भारत में, और ये शियाओं को भारत से हटने का एक बहुत बड़ा मुकम्मल रीजन भी प्रदान करता है। And that is the simple reason that one not very nondescript, not very known person, सैयद अहमद मुसावी हिंद, इंडिया से इराक की ओर प्रस्थान करते हैं, and from there you have the birth of the dynasties of ayatollahs. So that was an interesting anecdote that you get it from the historical perspective or from the historical point of view. But आज का इंडिया के साथ ईरान का टच कहाँ कहाँ पर है, कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं या ईरान से हमें नजदीकी कैसे मिलती है बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चरल कनेक्ट। दो तीन चीजें हैं जो हमें नजदीकी देती है और जो हमें शायद देखना चाहिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आयतुल्ला के साथ ही हैं, बट अली खामिनी के साथ। सो आयतुल्ला खामिनीज राइज वाज सीन एज अ लिबरल वर्जन ऑफ इस्लाम। सो इस्लाम का एक लिबरल वर्जन भारत ये समझ रहा था, और शियाओं का भी एक पनाह देने वाला देश भारत ये समझ रहा था कि ठीक है, एक लिबरल वर्जन ऑफ इस्लाम को, भले ही थियोक्रेसी ईरान में शुरू हो जाए, बट वो एक लिबरल वर्जन होगा, ना कि एज अ फंडामेंटलिस्ट वर्जन विच हैज बीन सीन इन पाकिस्तान। सेकेंड थिंग, सूफी ट्रेडिशंस इंडिया में जितने भी हैं, चाहे वो नक्शबंदी हो, कादरी हो, चिश्ती सिलसिला हो, ये सारे सूफी ट्रेडिशंस थे जो इंडिया में हुआ करते थे और हैं भी। इन सारे सूफी ट्रेडिशंस का भी ईरान से डायरेक्टली लेना देना है। इनफैक्ट ईरान वाज द बर्थ प्लेस ऑफ दीज सूफी ट्रेडिशंस, द ट्रेडिशन ऑफ समा, द ट्रेडिशन ऑफ फनाह, ये सारे पर्सपेक्टिव ईरान से ही मिलते हैं। और लास्टली ईरान की आर्किटेक्चर, ईरान की राइटिंग, ईरान का लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर पर्टिकुलरली, जो मुगलों का भी लिटरेचर हुआ करता था, वो आज भी भारत में बहुत ही अच्छे रूप से मुकम्मल है। पर्शियन स्टडीज भी होती हैं, ईरानियन स्टडीज भी होती हैं, एंड दैट ब्रिंग्स अस हैविंग अ वेरी क्लोज कल्चरल रिलेशंस। इनफैक्ट इंडिया और ईरान के कल्चरल रिलेशंस इतने स्ट्रांग रहे हैं कि वो हमें पाकिस्तान को आउटवेट करने में मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स में काफी मददगार रहे हैं। सो ऑन अ एसेंस, जब पूरी की पूरी इस्लामिक कंट्रीज एक साथ मिलती हैं, जिसमें सुन्नियों का एक सरपरस्ती या सुन्नियों की लीडरशिप सऊदी अरेबिया आजकल कर रही है, उसी तरफ शियाओं की सरपरस्ती इराक और ईरान जैसे कंट्रीज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इराक इज नॉट स्टैंडिंग आफ्टर द लॉन्ग वॉर ऑन टेरर on Iraq by the agreements and by the Bush administration of US, but ईरान अभी भी एक प्रकार से मुखर है, खड़ा है, ऑपोजिशन में है, and it is one of the truest leaders which provides leadership to the Shiite population of the whole world, and India looks forward to that also because it is one of the liberal ways of Islam. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मैंने आपको कहा, पाकिस्तान को आउटवेट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आप सबको पता है लगभग कि ईरान का चाबहार हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्वादर पोर्ट विच इज देयर इन पाकिस्तान। सो इफ यू हैड एनी डाउट, हालांकि ऑलमोस्ट ऑल द इंटरनेशनल रिलेशंस आर डायरेक्टेड बाय
परमानेंट इंटरेस्ट कि आपका मेरा इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशन सिद्ध होते हैं. बट देर आर सम इंटरनेशनल रिलेटेड टॉपिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड टॉपिक्स, जो कि रिलीजन के प्रिज्म से ही आपको समझ में आते हैं. यहां पर आयतुल्लाज के रिलीजियस प्रिज्म को समझना, सूफिज्म और सुन्नी के डिवाइड को समझना, और साथ ही साथ आयतुल्ला की इंडिया के कनेक्शन के साथ इंडिया की बैकग्राउंड को समझना, ईरान के बैकग्राउंड को समझना शायद आपको एक डीपर पर्सपेक्टिव देता है. दैट व्हाट हैपेंस व्हेन हिस्ट्री अलोंग विद पॉलिटिक्स एंड अ हेरिटेज relation mixes up and presents to you a very important and enigmatic, all the time changing relationships in international relations as well as in the world history. So thank you for watching this. I hope you enjoyed this very interesting relationship between Ayatollahs and India, और इससे जुड़े हुए कुछ सवाल और साथ ही साथ एडमिशन से जुड़े हुए कुछ प्री प्रोसेस. अगर आपको मुझसे जुड़ना है, सवाल पूछना है, एडमिशन्स लेने हैं, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. द लिंक आई हैव शेयर्ड इट विथ यू हियर. यू कैन जस्ट स्कैन इट एंड डायरेक्टली connect with me. You can DM me your questions. I'll be more than happy to answer it. Don't forget that 31st of May is the last of this Dhamaka sales. Take admissions 27,999. After this date, the rates will increase for more than 4-5,000. And जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप ऑफलाइन में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो ज़रूर करोल बाग के हमारे सेंटर में आप जा सकते हैं. अगेन यूज द कोड, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड ASHLIFE to get the maximum discount out there. Join the Telegram for any history related topics. I particularly take history. I hope to see you in my classes very soon. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.